ठीक है, लैब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? ठीक है, कंफर्म कर दें मुझे स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वही है रिलेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस यूजिंग मैटलैब। ठीक है, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है वो उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे यूजिंग मैटलैब कोड। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं आपके पास? जो जिन इक्वेशंस में आपके पास जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर आपकी 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो होती है पावर या उसकी जो डिग्री होती है वो आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपने अभी तक पढ़ लिया हो पावर फ्लो की इक्वेशंस वगैरह अपनी थ्योरी के कोर्स में, तो पावर फ्लो की जो इक्वेशंस बनती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ बसेस के अकॉर्डिंग जो है वो पावर फ्लो की इक्वेशंस बनती हैं। तो नंबर ऑफ़ बसेस जो आपके सिस्टम में होते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा ही होते हैं, तो उसकी वजह से जो इक्वेशंस बनेंगी और उनकी जो डिग्री बनेगी वो नॉन लीनियर इक्वेशंस ही बनती है। इसलिए हम सॉल्यूशन देख रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि आपकी जो पावर फ्लो की इक्वेशंस हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती है और उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो 2 मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 2 आइट्रेशन के मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो मेथड इसमें हम पढ़ेंगे वो है गॉस सीडल मेथड, और जो सेकंड मेथड है इसका वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जब हमने ई टैब किया था, तो ई टैब में जब सिमुलेशन करते हैं तो वहाँ पर जो लोड फ्लो का अंदर भी जाके अगर आपको याद हो तो उसमें जो है वो डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए थे लोड फ्लो परफॉर्म करने के लिए। तो उन मेथड्स में ये मेथड्स भी सारे वहाँ पे लिखे हुए थे, न्यूटन रैप्सन, फास्ट डिकपल्ड या गॉस सीडल। उसमें से वही मेथड जो है वो ई टैब की जो सिमुलेशंस हैं वो यूज़ कर रही होती है कैलकुलेशंस करने के लिए या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम उसका देख रहे होंगे आज की लैब में कि उसका एल्गोरिथम क्या है और वो किस तरह से जो है वो उससे आंसर डिराइव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे बता रही हूँ, गॉस सीडल मेथड है ये। गॉस सीडल मेथड का जो है वो एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस एल्गोरिथम में आपके पास इक्वेशन जो है वो जिस तरह गिवन होती है उस इक्वेशन को सब अच्छा यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, उन्हीं चारों स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो करना होगा और गॉस सीडल मेथड के लिए कोड जो है और फिर उसका कोड आप लोग खुद से डेवलप करिएगा। ठीक है, तो इसके जो 4 मेथड्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला जो मेथड है वो है कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास जो भी इक्वेशन होगी वो यूजुअली इन टर्म्स ऑफ एक्स होती है, तो एक्स की जो भी इक्वेशन होगी उसको फंक्शन ऑफ एक्स की तरह से लिखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब उस इक्वेशन को जो भी आपको गिवन होगी उसको आपने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? इक्वेट करना है 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स को, यानी जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अगर चाहें तो ये अपने पास स्टेप्स लिख लें ताकि आगे जब हम पहले इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे उसके बाद कोड डेवलप करेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में करना है क्या कि इस फंक्शन को आपने रीअरेंज करके जी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि फंक्शन ऑफ एक्स जो इक्वेशन थी उसको 0 से इक्वेट कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, उस फंक्शन को हमने जी से रिप्लेस कर दिया, यानी जी ऑफ एक्स कर दिया उसको। ठीक है, मतलब ये हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे कि किस तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, अब हमें क्या करना है? आइट्रेशंस निकालनी है। आइट्रेशंस का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी एक इनिशियल एस्टिमेट लेते हैं और उस वैल्यू को जो है इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है कंडीशंस को, कुछ कंडीशंस जो आपके पास गिवन होती है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो आपका जो इनिशियल एस्टिमेट आप रखते हैं वो आपका आंसर बन जाता है।
ठीक है, तो ये हम आइट्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल आंसर नहीं पता उसका। हम एस्टिमेट करते हैं सबसे पहले और फिर जब तक उसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करते रहते हैं जब तक वो एक डिज़ायर्ड वैल्यू उसकी ना आए। ठीक है, ये आइट्रेशन का पर्पस होता है। तो यहाँ पे आइट्रेशन करने के लिए क्या किया हुआ है, इफ एक्स ऑफ के इज एन इनिशियल एस्टिमेट, अगर आपने कोई भी एक इनिशियल एस्टिमेट पहले आप लेंगे और उसको फिर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, उसको इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो वो आपके पास उससे जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन यानी फर्स्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 का क्या मतलब है, k जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, पहले आपका एक इनिशियल एस्टिमेट होगा जब k जो है वो 0 होगा तो यहाँ पे x ऑफ 1 आएगा। ठीक है, जब k की वैल्यू 0 होगी तो x ऑफ 1 आएगा यानी फर्स्ट आइट्रेशन का आंसर। वो आपका किसके बराबर होगा, k आपने जो भी इनिशियल एस्टिमेट अज्यूम किया होगा उसको आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में और उससे जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, और फिर ये आइट्रेशन जो है वो आप करते जाएंगे इस तरह, सेकंड वैल्यू आएगी, थर्ड वैल्यू आएगी, फोर्थ वैल्यू। कब आपको स्टॉप करना है, जब आपकी डिज़ायर्ड कंडीशन अचीव हो जाए। अच्छा, वो डिज़ायर्ड कंडीशन कैसे आएगी, यहाँ पे एक जो है वो लास्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास दो वैल्यू का आप डिफरेंस लें और उनका आंसर जो है वो लेस देन एक्यूरेसी आ जाए। अब ये जो एक्यूरेसी ई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्यूरेसी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है या डिफाइंड होती है। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी से लेस इसका आंसर जब आएगा दो वैल्यूज़ के डिफरेंस का, तब तक आपको आइट्रेशन अपनी करनी है और जैसे ये कंडीशन अचीव हो जाएगी आप अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे और वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं न्यूमेरिकल से अब यही सारे स्टेप्स जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू आइट्रेशन एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के का क्या मतलब है कि कोई सी भी दो आइट्रेशंस के बीच में अगर आप डिफरेंस लें तो उसका जो आंसर है वो लेस देन एक्यूरेसी आना चाहिए आपका, जो भी एक्यूरेसी डिफाइंड है। और इस पर मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब कि माइनस अगर साइन आता है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो उसको भी पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, अब इसका जो है वो मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्यूशन इसका हुआ है उसको जो है वो मैं इसी स्टेप्स के थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। नॉन लीनियर है तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 2 से ज़्यादा है या 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करना था, इस इक्वेशन को हमें फंक्शन ऑफ एक्स लेना था और इक्वल टू 0 करना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था उसको में क्या करना है आपको कि इस फंक्शन को रीअरेंज करना है और किस तरह से लिखना है कि x आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए और इक्वल टू के बाद जो भी इक्वेशन बन जाए उसको हम g ऑफ x का नाम दें। ठीक है, x इक्वल्स टू g ऑफ x का मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x को सेपरेट करना है और बाकी जो सारी टर्म्स x के साथ होंगी वो राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी और वो आपका g ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व इस तरह से किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो भी x के साथ था वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये किया किस तरह से किया कि आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x और प्लस और माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास जो है इसको शिफ्ट कर दिया और आपके पास क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 9 है, 9 जो है वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था फिर वहाँ पे जाके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने की वजह से ये 1/9, 6/9 और 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x के लिए इसको सॉल्व कर लिया, यानी एक साइड पे आपका x आ गया और दूसरी साइड पे जो x के साथ सारी टर्म्स थी वो आ गई। अब ये जो x के साथ x की जो सेकेंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे जितनी भी इक्वेशन बनी है वो g ऑफ x है। ठीक है, यही सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ था कि x इक्वल्स टू g ऑफ x करना। और ये जो पूरी टर्म है माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4/9 ये आपका g ऑफ x है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें गॉस सीडल एल्गोरिथम के लिए एक इनिशियल एस्टिमेट लेना है।
ठीक है, अब ये जो इनिशियल एस्टिमेट है ये आपकी मर्जी होती है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ लें ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि ये हिट एंड एरर मेथड है कि आपने अपनी मर्जी से एक वैल्यू सजेस्ट की और उस वैल्यू को चेक किया कि इस वैल्यू से आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो रही है या नहीं, और अगर उस वैल्यू से नहीं हो रही तो आप उस आइटरेशन को रिपीट करते रहेंगे, और जैसे ही रिपीट करने पे आपके पास वो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी आ जाती है, वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, इसको आप चेक करके अपने पास कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। तो इसको मैं कहूँगी कि आप लोग जो है वो अपने पास पेपर पे या अगर आप वर्ड पे कर सकते हैं तो वर्ड पे इसको जो है वो अपने पास जो है वो सॉल्व करें, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि ये मेथड किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या किया हमने, इनिशियल एस्टिमेट लिया। इनिशियल एस्टिमेट अपनी मर्जी से यहाँ पर 2 लिया गया है। ठीक है, तो इस इनिशियल एस्टिमेट का जो वेरिएबल है वो x ऑफ 0 है। अच्छा, ये जो x ऑफ 0 इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी पावर नहीं है, ये इसकी आइटरेशन है। ठीक है, यानी 0 मीन्स अभी 0 आइटरेशन है, अभी हमने इसको सिर्फ इनिशियल एस्टिमेट से इनिशियलाइज किया। तो x ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 ये अपनी मर्जी से हमने एस्टिमेट किया है इसकी वैल्यू के। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, आपको पता है कि जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि गॉस सीडल मेथड को हमें पढ़ना है तो इस वजह से हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। तो x ऑफ 0 यहाँ पे 2 ले लिया। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट आइटरेशन निकालनी है। फर्स्ट आइटरेशन के लिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, एक्स के प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू जी एक्स ऑफ के। अब जी एक्स ऑफ के का क्या मतलब है कि जो आपकी जी ऑफ एक्स की इक्वेशन है उसमें एक्स की जो भी वैल्यू आपने एस्टिमेट की है वो पुट करिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आइटरेशन का आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, एक्स के प्लस 1 का क्या मतलब है, के आपके पास अभी 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू जी एक्स ऑफ के था। ठीक है, यानी आपका जो भी इनिशियल एस्टिमेट का आंसर है वो आपने जी में पुट करना है। जी हमने किसको लिया था, -1/9 एक्स क्यूब प्लस 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4/9। इसमें आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, ये आपने पहले भी कैलकुलस वगैरह में देखा होगा कि जी और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू आप उस इक्वेशन में पुट कर दें। ब्रैकेट में जिस तरह से जी ऑफ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 हमारा इनिशियल एस्टिमेट है और हमें जी की वैल्यू में एक्स की जगह 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 पुट करना है। तो इसको अपने पास आप सॉल्व करके भी देख लें कि ये जो जी ऑफ एक्स की इक्वेशन है -1/9, इसमें एक्स की जगह आप 2 प्लेस करें। ठीक है, ये 2 क्यूब हो जाएगा, फिर ये 6/9 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4/9। ठीक है, इसको आप प्लस करके और माइनस करके जब आंसर निकालेंगे, अगर आप लोग कर रहे हैं तो करके देख लें, तो ये आंसर आएगा 2.2222। ठीक है, हमने इसको जो है वो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक के लिए लिया है ताकि एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है। तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक के लिए आपको आंसर देखना चाहिए। इसमें डेसिमल पॉइंट्स को लेना है जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको 4 डेसिमल पॉइंट तक लेना है तो आपको 4 ही डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आइटरेशन का आंसर क्या आ गया, एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 2.222। ठीक है, ये फर्स्ट आइटरेशन है। अब आपको क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, एक्यूरेसी किस तरह चेक हो रही थी, जो आपका लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ को माइनस करना है, विच इज़ एक्स के प्लस 1 और एक्स ऑफ के, यानी एक्स आपके पास जब के जो है वो 0 है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स ऑफ 1 जो है वो कैपिटल मतलब बड़े ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया, ये इसकी पावर है, बेसिकली पावर नहीं आइटरेशन नंबर है। ठीक है, तो एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 0 हमने किया। एक्स ऑफ 1 हमारे पास क्या था, फर्स्ट आइटरेशन 2.22 और माइनस एक्स ऑफ 0 जो इनिशियल एस्टिमेट है विच इज़ 2। ठीक है, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2222। अच्छा, यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्यूरेसी इसके अंदर जो डिफाइंड है वो है 0.001।
ठीक है, यानी इतनी एक्यूरेसी जो है वो होनी चाहिए जब आप दो आइटरेशंस को माइनस करें। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप अगर नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करें सेकेंड आइटरेशन के लिए, तो सेकेंड आइटरेशन कैसे आएगी इसकी, x(2). तो अब आपके पास जो फर्स्ट आइटरेशन का आंसर आया है 2.222, उसको आप पुट कर देंगे g की इक्वेशन में। ठीक है, जो आंसर आता जाएगा उसको आपने g वाली इक्वेशन में g ऑफ x में पुट करना है और आंसर देखना है। आंसर देखने के बाद उसको माइनस करना है प्रीवियस आइटरेशन से और फिर एक्यूरेसी चेक करनी है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे सेकेंड आइटरेशन का आंसर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है g ऑफ 2.222, ठीक है, 2.517 ये आ रहा है आंसर। ठीक है, ये कैसे आएगा, जब आप 2.22 की वैल्यू x की जगह रखेंगे g ऑफ x की इक्वेशन में। ठीक है, -1/9 वाली जो इक्वेशन है -1/9 x³ वाली जो इक्वेशन है उसमें आप जब ये 2.22 की वैल्यू प्लेस करेंगे या पुट करेंगे तो 2.517 आएगा। अब मुझे बताएं इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ एक्यूरेसी मैंने लिखी नहीं है, तो आप लोग मुझे बताएं कि सेकेंड आइटरेशन के बाद एरर जो है वो कितना आएगा। ठीक है, बेसिकली एरर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ना, जिस तरह आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा था कि आपकी जो भी रीडिंग आती है उसको आप मेजर्ड रीडिंग को कैलकुलेटेड से माइनस करके और फिर एरर निकालते हो। तो ये भी आप समझ लें उसी तरह से है कि आप एक न्यू रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग माइनस करके एरर फाइंड कर रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलें। 0.2948। 0.2948, ये तो ज़्यादा लग रही है। आपने क्या किया, 2.517 को माइनस किया 2.222 से ना, तो आंसर 0.3 समथिंग आ रहा होगा आंसर। यस मिस 0.2948। 294, हाँ ठीक है। ठीक है, ये आपका एरर आया। अब एरर जो है वो आपका अभी भी डिजायर्ड एरर से जो है वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, एक्यूरेसी आपने मैंने जैसे 0.001 बताई है, तो वो आपकी उससे ये लेस नहीं है। ठीक है, तो अब आप फिर से क्या करेंगे, आइट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो सारी आइट्रेशन नहीं गिवन, यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी कि 7th 8th 9th पे क्या आइट्रेशन आएगी, तो 9th आइट्रेशन पे जाकर आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब देखिए 8th आइट्रेशन क्या है, 4.00 और 9th आइट्रेशन भी 4 है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 4 - 4, तो आपके पास जो है वो 0 आएगा। 0 इज़ लेस देन 0.001, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो अचीव हो गया। तो किस आइट्रेशन पे आंसर अचीव हुआ है आपको, x ऑफ 9 पे, यानी 9th आइट्रेशन पे आपको जाके आपका आंसर जो है वो मिला है। तो इसका क्या मतलब है, x = 4, इसका मतलब है इस जो इक्वेशन आपको गिवन थी x³ - 6x² + 9x - 4, इसका जो पहला सोल्यूशन है वो x = 4 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका एक रूट जो है वो 4 आएगा। ठीक है, बाकी रूट्स आप इससे फाइंड करेंगे। मिस जी, इसे 2.517 लिखा हुआ है, मिस स्टेप समझाइए कैसे है, समझ नहीं आ रहा। 2.517 कैसे आया, ये सेकेंड आइट्रेशन है। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन कैसे निकाली कि जो फर्स्ट आइट्रेशन का आंसर आया था 2.222, उसको आपने पुट कर दिया g ऑफ x में, यानी g ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह 2.222 प्लेस करें आप। ठीक है, g ऑफ x क्या है, -1/9 x³ + 6/9 x² + 4/9। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह आप 2.222 पुट करें और इसको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड करें, तो आपके पास 2.517 आएगा। ठीक है, करके देख लें इसको पेपर पे।
और उसके बाद 2.517 को आप पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में दोबारा, तो फिर एक आंसर आएगा। वो सारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, आप चाहे तो उसको करके देख। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि इसका जो एक रूट है, मतलब आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी ना यहाँ से, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, तो इसका मतलब x के 3 रूट्स आएंगे, 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो जो पहली वैल्यू है वो 4 है, इससे सिर्फ आप एक ही रूट निकाल सकते मिस हैं। और बाकी, हाँ बोलिए। मिस इनिशियल एस्टिमेट कैसे डिसाइड करेंगे? इनिशियल एस्टिमेट आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप आइट्रेशंस को जो है वो फाइंड करेंगे, आंसर्स फाइंड करेंगे, और आखिर में आपके पास 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 जो आइट्रेशंस आई उनको जब आप माइनस करेंगे 4 माइनस 4, तो 0 आंसर आ रहा होगा, विच इज़ लेस देन 0.001, जो आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी थी। इस वजह से ये जो 4 है ये इसका फर्स्ट रूट है। ठीक है, तो इससे सिर्फ एक ही रूट निकाल सकते हैं, बाकी रूट जो है वो फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो करके वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही रूट की यहाँ पे जो है वो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम एक ही रूट इससे फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी उसका। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि फिर आगे मुझे कोड बताना है इसका। फिर कोड आपको तभी समझ आएगा अगर आपको ये चीज़ सारे स्टेप्स इसके क्लियर हो गए हैं तो। मैम ये समझ में नहीं आया, ये x ऑफ 9 तक क्यों गए? मैंने आपको बताया ना कि हर रीडिंग लेने के बाद आपको जो है वो उसकी एरर फाइंड करना है। ठीक है, ठीक एरर है। कैसे फाइंड करना है कि जैसे आपका यहाँ पर आया x ऑफ 2 से मैं बताती हूँ। ठीक है, x ऑफ 2 सेकेंड आइट्रेशन आई आपकी 2.517। ठीक है, यस इसको मिस। आपने माइनस करना है प्रीवियस आइट्रेशन से, विच इज़ ठीक। फर्स्ट आइट्रेशन, वो क्या है 2.222। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.29 समथिंग आ रहा होगा। यस मिस। ठीक है, तो वो जो 0.29 है वो आपकी ये जो लेस देन ई लिखा हुआ है इससे कम नहीं है। ठीक है, ओके ओके। 0.001 है आपकी एक्यूरेसी, तो वो इससे कम नहीं है। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। जो चीज़ कह रही हूँ वो ऐसे है 2.517। इसको माइनस किया मैंने प्रीवियस रीडिंग से, आया 0.297। ठीक है, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन 0.001। ठीक है, इसको 0.001 से लेस आना चाहिए, लेकिन ये आपका 2.97 आ रहा है, 0.297 आ रहा है। तो इस वजह से हमने क्या किया, अब दोबारा से इसकी थर्ड आइट्रेशन की। थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा कि अब आपका जो आंसर आया था 2.517, उसको आप पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में। ठीक है, जो आंसर आता जाएगा उसको आपने उसी इक्वेशन में पुट करते रहना है जब तक आपकी जो एक्यूरेसी है वो 0.001 से कम ना आ जाए। तो जब हम 8th और 9th आइट्रेशन पे पहुँचे, तो 9th आइट्रेशन पे जब आप माइनस करेंगे इसको प्रीवियस रीडिंग से, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 4-4। ठीक है, 4 माइनस 4 क्या होता है 0, विच इज़ लेस देन 0.001। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस आइट्रेशन को 9th पे आके स्टॉप किया, और ये अब हमारा आंसर हो गया। यानी हमने जो इनिशियल एस्टिमेट लिया था 2 वो रॉन्ग है, और हम अब हमारा जो आंसर है वो 4 है। ठीक है, इनिशियल एस्टिमेट तो मैंने बताया था ना, ऐसे ही हमने अज्यूम करना है कि x की वैल्यू ये है, लेकिन हमने फिर उससे फाइंड किया कि x
की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो x की एक्चुअल वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हो गया क्लियर? ठीक है, तो अब मैं यस कोड, मैम। सही है, अब मैं कोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग जो है वो मैटलैब पे भी उस कोड को जो है वो टाइप कर लिएगा, ताकि आप लोग जब रिजल्ट उसके देखें तो रिजल्ट्स यही वाले होंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर चाहें तो इसको अपने पास इसकी वैल्यूज़ नोट कर लें, x ऑफ 1 2 और x ऑफ 8 9 तक की देख लें, ताकि आपको जो है वो वेरीफाई कर लें आप कोड के थ्रू। ठीक है, ये इसका कोड है। स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ। ठीक है, ये इसका कोड है। ये वही वाला आपके पास न्यूमेरिकल है जो अभी हमने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, उसको सॉल्व हमने जो किया है उसका कोड आपके पास ये है। ये कोड आप अपने पास टाइप करना स्टार्ट कर दें। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सप्लेनेशन में इतना कुछ डिफ़िकल्ट इसमें नहीं है, तो उसको सुन लें और फिर जो है ये टाइप कर लें अपने पास। अच्छा, CLC क्लियर और क्लोज ऑल सबको पता है कि मैटलैब की स्क्रिप्ट विंडो में जाके आपको ये सब टाइप करना होता है। तो आप पहले हमेशा CLC क्लियर ऑल और क्लोज ऑल लिखते हैं, ताकि बैकग्राउंड पे जो भी इससे पहले कोडिंग वगैरह है वो सब जो है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद क्या करना है हमने, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये जो डी ऑफ एक्स है ये आपके पास जो है वो डिफरेंस है दो रीडिंग्स के बीच में, जो अभी हमने डिफरेंस देखा था ना हर रीडिंग के बाद। तो ये जो डिफरेंस है इसको इनिशियलाइज किया है यहाँ पर इक्वल्स टू 1 करके, क्योंकि हमें इस पर लूप लगाना है। तो लूप हमें जिस पे लगाना होता है हम उसको हमेशा इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। तो ठीक है, ये आपके पास जो है वो डिफरेंस है। हमें हर दफ़ा जो है वो किस चीज़ को चेक करना है, डिफरेंस को चेक करना है कि वो आपका 0.001 से कम आ रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमने डी एक्स यहाँ पर डिफाइन किया है, विच इज़ 1। ठीक है, फिर x इक्वल्स टू 2। ये क्या चीज़ है? इनिशियल एस्टिमेट जो हमने लिया था वहाँ पर 2, ये वो आपका इनिशियल एस्टिमेट है। उसके बाद आइटर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन है कि हमें कितनी आइट्रेशन के बाद जो है वो आपके पास आंसर आए। उसके बाद डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर आपने नॉन लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन बाय गॉस सीडल, मतलब ये आपके पास एक लाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो आपके पास लाइन है उस पर डिस्प्ले और अंदर सिर्फ आपके पास कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास हैं और अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये एक एम्प्टी लाइन जो है वो आपकी डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसके बाद इसको अगर लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जो है वो जिस तरह से आपके पास आंसर आएगा उसको सिर्फ एक अच्छी तरह से विजुलाइज करने के लिए जो है वो इस तरह से एक लाइन बीच में स्पेस दे दी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से डिस्प्ले लिखा हुआ है। अब इस डिस्प्ले के अंदर क्या क्या डिस्प्ले होगा? आइटर, यानी जो भी आइट्रेशंस हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस, उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। ठीक है, जी आपने देखा था कि किस तरह से आ रहा है। डी एक्स जो है वो आपका डिफरेंस होगा, और एक्स। तो बेसिकली जो एक्स और जी है वो तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आप एक्स की वैल्यूज़ हैं वो आप जी ऑफ एक्स में पुट कर रहे हैं, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही है। तो जी और एक्स की वैल्यूज़ जो है वो इसमें सेम आ रही है। उसके बाद क्या करना है? लूप लगाया। ठीक है, लूप यहाँ पे वाइल का लगाया। अब आपको क्या चेक करना था? हर दफ़ा आपको डिफरेंस लेके एरर चेक करना था। तो वो जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया कि वो हमने डी एक्स लिया है, उस पर हमने क्या लगा दिया? एब्सोल्यूट। वो आपने ऊपर देखा था कि एब्सोल्यूट लगा हुआ था वहाँ पर, यहाँ पे भी हमने एब्सोल्यूट लगा दिया। अब मैटलैब में एब्सोल्यूट जो है वो ABS के थ्रू लगा रहे होते हैं, तो एब्सोल्यूट ऑफ DX। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.001। अब हमें इसको उल्टी कंडीशन लगानी है कि लेस देन वहाँ पर जब तक नहीं आ रहा था तब तक जो है वो आपको आइट्रेशन करनी थी। यहाँ पे जब तक ये ग्रेटर आता रहेगा तब तक आइट्रेशन चलती रहेगी, और जैसे ये इसके इक्वल होगा या इससे लेस होगा ये आइट्रेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.00001 लिखा है। एंड अच्छा, दो कंडीशंस लगाई हैं एब्सोल्यूट के अंदर। तो एंड का सिंबल है आइट्रेशन, यानी आइटर लेस देन 100। तो ये हमने वैसे ही लगा दिया है। अगर इसको आप नहीं भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लेस देन 100 का मतलब ये है कि 100 के अंदर अंदर जो है वो आपकी आइट्रेशंस हों तो ही इसका जो है वो आंसर है। 100 से ज़्यादा ये रन ना करें, क्योंकि फिर मैटलैब की
भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस हो जाएंगी। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्योंकि देख लिया है, हमने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है कि आइट्रेशन सिर्फ 9 ही है, तो अगर ये कंडीशन लगाएं या नहीं लगाएं तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ समझने के लिए कि अगर आपके पास कोई भी और इक्वेशन आती है तो आपको नहीं पता कि उसकी कितनी आइट्रेशन आएंगी, तो लेस देन 100 कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आइटर इक्वल्स टू आइटर प्लस 1। ये आपने देखा था कि पहले x ऑफ 0 था, उसके बाद x ऑफ 1 फर्स्ट आइट्रेशन आएगी, फिर सेकेंड आइट्रेशन, तो ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस का काउंटर है। ठीक है, तो ये इसीलिए आइटर इक्वल्स टू आइटर प्लस 1, यानी जब आपके पास पहली दफ़ा लूप चलेगा तो जो आइट्रेशन नंबर 0 है वो अब क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड दफ़ा लूप चलेगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन आती जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ सिर्फ नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो कर रही है जो आइटर लिखा हुआ है, ITER। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जी को डिफाइन करना है, क्योंकि जी के अंदर ही हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्स की स्टोर हो रही है। तो जी इक्वल्स टू, अब देखें वो जो जी की इक्वेशन हमने वहाँ बनाई थी उसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैटलैब में इक्वेशन कैसे लिखते हैं सबको पता है, -1/9 एक्स क्यूब था, तो x और 1/9 को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप स्टेरिक यूज़ करेंगे, और पावर बनानी है आपको तो फिर आप जो पावर का सिंबल होता है वो आप लगाएंगे यहाँ पे, पावर का जो ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस 6/9 स्टेरिक x की पावर 2, फिर प्लस 4/9 और आपका आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, ये आपने जी की इक्वेशन पूरी यहाँ पे लिख दी। अब जो x की वैल्यू थी 2 वो पहले सबके अंदर जो है वो पुट होगी और जी का एक आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना था, डिफरेंस लेना था दो रीडिंग्स के बीच में। वो डिफरेंस क्या था कि जो न्यू आइट्रेशन है वो पुरानी प्रीवियस आइट्रेशन से माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है मैंने, dx जो आपका जो डिफरेंस है इक्वल्स टू g माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, आपको पता है g की वैल्यू आएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले से, और x क्या है आपके पास, प्रीवियस एस्टिमेट 2। ठीक है, तो जब आप उन दोनों को माइनस करेंगे g माइनस एक्स, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा पहले जो हमने निकाला था, पहला डिफरेंस जो कि 0.222 था। इक्वल्स टू प्लस डी एक्स, या x इक्वल्स टू जी भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि x और g अब बराबर हो जाएंगे, आपके पास जो भी g की वैल्यू आती है वही नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू बन जाती है। यही हमने अभी देखा था न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, जो आपके पास आंसर आता है वो नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस डी एक्स, इसको x इक्वल्स टू जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है डी एक्स इक्वल्स टू जी माइनस एक्स, ये वहीं से इसको डिराइव किया है। जी आपके पास डी एक्स के साथ चला जाएगा तो ये x प्लस डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि x और g जो है वो आपके सेम ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो लाइन है आपकी सेकंड लास्ट, वो क्या है, f प्रिंट f। अच्छा, ये जो लाइन है आपके पास, ये प्रिंट f तो सबको पता है कि प्रिंट f क्या होता है। ठीक है, प्रिंट f से आपको जो भी प्रिंट करना होता है वो आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के साथ अंदर इसके मेंशन कर देते हैं। f प्रिंट f का क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे आपको याद हो कि जो भी आप नंबर्स जब डिस्प्ले करवाते हैं तो उन नंबर्स का जो है वो कुछ फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या होता है, %d जो है वो आपके पास सिंपल इंटीजर्स के लिए होता है कि आपको सिर्फ इंटीजर अगर करवाने हैं तो आप %d लिखते हैं। ठीक है, फिर %f जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, और फिर %g यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वो %g जो है वो किसके लिए, कि फ्लोटिंग पॉइंट की एक और मॉडिफाइड फॉर्म है। फ्लोटिंग पॉइंट सबको पता है कि डेसिमल्स में वैल्यूज़ जो आ रही होती हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो जब डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए %f यूज़ करते हैं। यहाँ पे %g यूज़ किया है। g का क्या मतलब है कि आपकी जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाए। मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में अगर 4.000 आ रहा है तो वो जो अनइम्पॉर्टेंट जीरोज़ हैं उनको भी एलिमिनेट कर देता है, तो इसलिए %f की जगह यहाँ %g लिखा है। ठीक है, उसके बाद कॉमा आइटर। अच्छा, ये जो f प्रिंट f है इसका जो फॉर्मेट है या इसका जो आपके पास ठीक है, इसका फॉर्मेट मैंने आगे लिखा हुआ है, ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मैंने इसका फॉर्मेट समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। ये लाइन आप लोग अपने पास नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये एफ प्रिंट एफ से होता क्या है कि इसका जो आपके पास फॉर्मेट है वो किस तरह से है कि फॉर्मेट स्पेस डॉट या कॉमा एरे, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपको जिस भी फॉर्मेट में अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है वो फॉर्मेट आप इसमें लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है %G, %F, %D आ सकता है ये फॉर्मेट के को चेंज करने के लिए। फिर कॉमा एरे, एरे का क्या मतलब है कि आपको जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे एफ प्रिंट एफ का मतलब ये है कि जब आप प्रिंट एफ लिखते हैं, आपको याद हो, तो उसमें जो भी एक लाइन होती है आप सिर्फ वही प्रिंट होती है, ठीक है। वो कॉलम वाइज प्रिंट नहीं होती। तो कॉलम वाइज प्रिंट करवाने के लिए इसको यहाँ एफ प्रिंट एफ लिखा है, ठीक है। एफ प्रिंट एफ से क्या होगा कि जो भी आपके पास एरे आप डिफाइन करेंगे वो कॉलम की फॉर्म में प्रिंट होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कॉमा एरे, यानी जो भी फॉर्मेट में आपको अपने नंबर्स को प्रिंट कराना है वो आपने लिखा, और कॉमा आइटर। अब यहाँ पे आइटरेशंस जो है हमारी वो किस तरह से आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक आ रही होगी। तो हमें उसको फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रखना था, हमें उसको जो है वो ऐसा स्पेसिफिकेशन देनी थी कि उसके जो डेसिमल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए, यानी वो डेसिमल अगर आप इसको % रखेंगे तो 1.000 इस तरह करके वैल्यू आ रही होगी। तो हमने सिर्फ आइट्रेशन की जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए %G यहाँ पे लिखा है। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट डिस्प्ले के अंदर आइट्रेशन लिख दें तो तब भी वैसे ही प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब डिस्प्ले के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले के अंदर G, DX और X, यानी फर्स्ट आपका जो है वो आइट्रेशन प्रिंट होगी होगी, फिर dx जो उन दोनों का डिफरेंस है वो प्रिंट होगा, और फिर x की वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, डिस्प्ले आपको याद होना चाहिए कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो कोई वैल्यू लिखते हैं तो डायरेक्ट वही वाली डिस्प्ले होती है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखें तो इसका मतलब उसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ठीक है। डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं आप, डिस्प्ले ऊपर भी यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास है तो सिर्फ अंदर जो लाइन आपने लिखी है वो प्रिंट होगी, और यहाँ पे नीचे जो है वो आपने ब्रैकेट यूज़ किया है और उसके अंदर भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, तो इसका मतलब जी वैल्यू जो है जी प्रिंट नहीं होगा, जी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस कोड को आप लिखें अपने पास और जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट इसका सेंड करें कि क्या आपके पास जो है उससे आपको क्या समझ आया, हर लाइन से आपके पास जो है वो क्या वैल्यूज़ आई, जो न्यूमेरिकल आपने किया वही वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं। मैम स्क्रीनशॉट आपको कहाँ पे सेंड करना? यहाँ पे तो चैट ओपन नहीं है अभी। चैट ओपन नहीं आ रही, एक मिनट में देखती हूँ। अलाउ तो हुआ है यहाँ पे, अलाउ रिएक्शन वगैरह। देख लें, आप चेक करें, ओपन हुई चैट। नो मैम नहीं हुई।
अब हो गई होगी आई थिंक, देख लें। ठीक है, परफॉर्मेंस के मार्क्स उसी तरह से जो है वो मैं मार्क कर रही हूँगी जैसे जैसे आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। तो इसमें बस आपको इसका ही एक स्क्रीनशॉट करना है, फिर जो मैं न्यूटन रैप्सन कराऊंगी सिर्फ उसका एक टास्क है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास अभी नहीं है मैटलैब इंस्टॉल तो आप और उस पर आप ये सिंपल कोड जो है लिख सकते हैं। मैम अभी चैट शो नहीं। अब तो मैंने प्रेजेंटर कर दिया, सबको आना चाहिए। और कोई चेक करे, किसी के पास भी नहीं आ रही। मिस नहीं आ रही मिस। Yes, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालने टाइम। बेटा ग्रुप पे देखना, फिर ग्रुप आपका वो ऑफिशियल वाला ग्रुप है ना, उसमें तो सर भी ऐड है, उस पर नहीं डालें। प्रेजेंटर में चेंज कर दिया मैंने सबको ताकि जो है वो चैट नज़र आ जाए, और तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मिल गए मुझे व्हाट्सएप पे। चैट इसकी वैसे तो ओपन होनी चाहिए, और बाकी पर्सनल चैट पे शायद भेजा है मुझे किसी ने। आउटपुट की पिक्चर सिर्फ सेंड कीजिएगा मुझे, और बाकी चीज़ों की नहीं कीजिएगा, मतलब कोड की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने सिर्फ कोड की पिक्चर सेंड कर दी। ठीक है, आदिल, आयशा। सही है, सबने देख लिया कि आइट्रेशंस का जो आंसर है वो वही आ रहे हैं सारे, और 9th आइट्रेशन पे जाके जो है वो आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है। और ये आपकी जो आइट्रेशन है ये कॉलम की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर यूज़ किया था प्रिंट एफ। ठीक है, तो वो उसको जो है वो कॉलम की फॉर्म में जो है उसने इसको प्रिंट किया 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अंजल हो गया, 7 हो गए, 10 से। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने सेंड कर दिया है, तो अब जो है वो मैं सेकंड मेथड जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एरर तो किसी का नहीं आ रहा है, तो मैं आगे मूव कर। और दूसरे किसी का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड नहीं कीजिएगा कॉपी करके, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। बेटा, ये आप लोग जो है वो किस कौन एक दूसरे को रिमूव कर रहे हैं? मिस दोबारा अटेंडी बना दें। हाँ, मैं अटेंडी बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मेथड को जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसका कोड फिर आप लोग जो है वो खुद से लिखेंगे। इसी कोड को अपने पास लिखे रहने दीजिएगा, क्योंकि इसी में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए जो है वो कोड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट नहीं कीजिएगा। न्यूटन रैप्सन मेथड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो भी आपके पास सॉल्यूशन है नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का ही। उसका जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है गॉस सीडल से, थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है और कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो क्या होता है कि ये लेस नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो जिस तरह अगर 9th आइट्रेशन में गॉस सीडल का आंसर आ रहा है, तो इसका जो है वो कुछ कम आइट्रेशंस पे सॉल्यूशन अचीव हो जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या है इसके अंदर? ठीक है, सब
पहला फर्स्ट स्टेप वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी आपकी जो भी एक्स की इक्वेशन है उसको आपने 0 से इक्वेट करना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये क्या चीज़ है, डेरिवेटिव। ठीक है, आपने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड करना है अब एक्स का, एक्स की जो इक्वेशन है उसका। एक आपको ये चीज़ करनी है। फिर आपको फाइंड करना है माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। उसका क्या मतलब है कि आपने जो भी आपका फंक्शन था, इक्वेशन थी, उसके साथ आपने माइनस साइन जो है वो लगा दिया सबके साथ और इक्वेट कर दिया उसको 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब इनिशियल एस्टिमेट आ जाता है। इनिशियल एस्टिमेट आपको कैसे निकालना है, एक एक्स ऑफ 0 आपको निकालना है और एक डेल्टा एक्स ऑफ 0। ठीक है, अब वो डेल्टा एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसलिए दोबारा से ये जो बता 0, दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहला जो स्टेप है इसका न्यूटन रैप्सन का एल्गोरिथम का, वो है आपके पास जो उसका था फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी आपने इसको 0 से इक्वेट करना है इक्वेशन को। ठीक है, फिर आपने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स का मतलब है उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है। फिर निकालना है आपको माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी जो भी इक्वेशन है उसके सारे साइंस को आपने नेगेटिव कर देना है, मतलब चेंज कर देना है और इक्वेट करना है उसको 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जो है वो यहाँ पर एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, अच्छा ये 0 इसमें ना बड़े ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं। ये ज़ीरोज़ जो है वो आपको कंसिडर करने हैं कि ये इसकी पावर में, यानी ये आइट्रेशन वाले ज़ीरो हैं। ठीक है, आइट्रेशन वाले ज़ीरो होंगे तो ये पावर में आएंगे और इसको मैं पावर में चेंज कर दूँ। ठीक है, जो डेल्टा एक्स है वो आपको कैसे निकालना है कि अब आपका इसका इनिशियल एस्टिमेट आपको निकालना है डेल्टा एक्स और 0। वो आपको कैसे निकालना है, जो आपने माइनस एफ ऑफ एक्स निकाला है उसका जो भी फर्स्ट आंसर होगा उसको डिवाइड कर दें आप डेरिवेटिव के फर्स्ट आंसर से। ठीक है, इसका मतलब ये है माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो ऊपर आपने दो चीज़ें फाइंड की हैं माइनस एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव, उन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो ये आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसको कैसे निकालना है, एक्स ऑफ वन इक्वल्स टू एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स। अब आपने जो डेल्टा एक्स निकाला है उसको इनिशियल एस्टिमेट में ऐड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो स्टेप इसका कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगी तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, एरर निकालेंगे दो रीडिंग्स के बीच में जब तक कि आपका डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से लेस आंसर ना आ जाए। ठीक है, लास्ट स्टेप यही है। तो अब मैं इसको जो है वो न्यूमेरिकल के थ्रू समझाती हूँ ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है फंक्शन ऑफ एक्स, वही वाली इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। ठीक है, दो इक्वेशन जो है तो गॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करना है, इसका इक्वेट करना था इसको ज़ीरो से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको ज़ीरो के इक्वेट कर दिया। फिर सेकंड क्या करना था, इसका डेरिवेटिव निकालना था। डेरिवेटिव क्या है इसका, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, 3 की पावर और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट को, तो ये आपके पास 6x हो जाएगा प्लस 12 और 9 की वजह से 0। ठीक है, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 6 टू द 12x प्लस 9। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये उस इक्वेशन का डेरिवेटिव आपका बन गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन माइनस का मतलब आपको पता ही है, मैं लिख देती हूँ इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकेंड चीज़ निकालनी थी माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जो एफ ऑफ एक्स है उसकी सारी जो टर्म्स हैं उसके साइंस आपको चेंज करने हैं। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसके साइन जो है वो यहाँ चेंज कर रही हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब का माइनस हो जाएगा, 6x का प्लस, 9x माइनस हो जाएगा और आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमने क्या लेना है, इनिशियल एस्टिमेट लेना है। अब वहाँ पे हमने इनिशियल एस्टिमेट क्या कंसिडर किया था, 2। मैंने आपको क्या कहा था, इनिशियल एस्टिमेट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं एस्टिमेट, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि एस्टिमेट आप कुछ भी रखें, आंसर जो है वो वही आएगा जो इसका सोल्यूशन है। तो अब यहाँ इनिशियल एस्टिमेट क्या लिया है, 6। ठीक है, अब 6 लेने का क्या मतलब है, ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है इसकी जो इक्वेशन बनी है इसमें x की जगह 6 पुट करें, यहाँ पे यही हुआ। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, उसकी इनिशियल एस्टिमेट ये जो 0 लिखा हुआ है ये इसकी पावर है, इक्वल्स टू 3x। अच्छा, जो पावर्स हैं वो सारी जो है इसकी नीचे आ गई है, तो इसको आप जो है वो पावर कंसिडर करिएगा। 3, 6 और 2 का मतलब ये पावर है, यानी 3x स्क्वायर था, x की जगह आपने क्या रखना है 6, फिर माइनस 12x, 12 इंटू 6 प्लस 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 45। यानी आपने जो डेरिवेटिव निकाला है ऊपर उसकी इक्वेशन में आपने जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 6 पुट करना है, उसका आंसर आएगा 45। फिर जो माइनस एफ ऑफ एक्स आपने निकालना है उसकी जो इक्वेशन बनी है ये वाली, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पहली वाली इक्वेशन में आपने x की जगह 6 पुट किया, उसका आंसर आ गया 45 यहाँ पे। फिर जो दूसरी इक्वेशन में उसमें आपने x की जगह 6 पुट किया, उसका आंसर आ गया -50। अब आपको क्या निकालना था, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए क्या करेंगे, 45 माइनस 50 डिवाइड बाय 45, यानी जो माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर है उसको डिवाइड करना है डेरिवेटिव के आंसर के साथ। तो -50 डिवाइड बाय 45, ये आपका आ गया डेल्टा एक्स, तो ये आ गया -1.111। ठीक है, अब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या करना था,
जो आपके पास x ऑफ 0 है 6 इनिशियल एस्टिमेट, उसको प्लस कर दें आप डेल्टा x के साथ। ठीक है, अब जब जब डेल्टा x आता जाएगा उसको आपने क्या करना है, इनिशियल एस्टिमेट के साथ प्लस करना है। ठीक है, गॉस सीडल में क्या हो रहा था, डायरेक्ट जो भी आपके पास आंसर आ रहा था g ऑफ x वो ही था। यहाँ पे जो है वो समझ लें आप g ऑफ x के अंदर आपको डेल्टा x पुट करना है या प्लस करना है। ठीक है, तो x ऑफ 1 के लिए क्या किया आपने, 6 प्लस माइनस 1.11, यानी वो माइनस ही हो रहा होगा, ये 6। ठीक है, ये बन गया आपका 6 माइनस 1.111 और इसका आंसर आ गया, फर्स्ट एस्टिमेट का आंसर आ गया 4.889। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एस्टिमेट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि कोड अब इसका आपको जो है वो खुद से डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी अब आंसर आता जाएगा उसको क्या करेंगे, इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी चेक मैंने अभी यहाँ पे नहीं की, तो मैं कर देती हूँ इसको। आप लोग भी अपने पास सॉल्व करके चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी कैसे हमें फाइंड करनी है। 4.88 करना है इनिशियल एस्टिमेट से। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट लगा हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका प्लस नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बन रहा है ठीक है, ये आपका क्या है, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0.001 होना चाहिए इसमें। तो ये आपका नहीं आ रहा 0.001 से, तो फिर आप नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, सारी चीज़ें भी करेंगे। अब आपके पास आप आंसर आया है वो 4.889 है। अब इस 4.889 को आपने पुट करना है डेरिवेटिव की इक्वेशन 1 में, फिर एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन 2 में, और फिर उसी तरह से आप डेल्टा एक्स निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे एक्स और 0 के साथ, एक्स और 0 के साथ प्लस करते जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फिफ्थ आइट्रेशन पे जाके आ रहा होगा। फिफ्थ या सिक्स्थ आइट्रेशन में जब आप कोड करेंगे तो सिक्स तक जो है वो ये जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो है वो न्यूटन रैप्सन में कम होती हैं, यानी ये जल्दी इसका सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो एल्गोरिथम है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू गॉस सीडल। ठीक है, तो इसका कोड जो है वो अब आप डेवलप किस तरह से करेंगे मैं आपको जो है वो बताती जाती हूँ थोड़ा सा, और आप जो है उसी कोड के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करके इसको न्यूटन रैप्सन के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जी ऑफ एक्स वहाँ पे आपने गिवन है, यहाँ पे भी आपके पास जी ऑफ एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। फिर डेरिवेटिव्स किस तरह से आप डेरिवेटिव की इक्वेशन लिखेंगे, मतलब आपके पास मैटलैब में कोई इस तरह का तो कमांड नहीं है कि आप डेरिवेटिव ले सकें, तो आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल इसका नाम देके, और इक्वेशन 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 को जो है वो सिर्फ माइनस साइन लगाना है, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसको लिख दें, और बाकी सारी चीज़ें आप वही अगर यूज़ करेंगे जो न्यूटन रैप्सन के कोड में है, तो ये आपका सॉरी गॉस सीडल के कोड में न्यूटन रैप्सन जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें करना, और फिर मुझे सेंड कर दें स्क्रीनशॉट्स। बस आपको स्टेप्स जो इसके अंदर हैं इसके वही सारे स्टेप्स आपको कोड के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डेरिवेटिव का। अब डेरिवेटिव इसमें आ नहीं सकता, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें, फिर माइनस साइन लगाने का इक्वेशन के साथ, और फिर उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, और फिर आपके पास एक डेल्टा एक्स आपको निकालना है डिवाइड करके,
और उसको ऐड कर देना है इनिशियल एस्टिमेट में या x की वैल्यू के साथ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करना स्टार्ट कर दिए और आउटपुट्स आ गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। बाकी मैं पर्सनल चैट पे भी देख लेती हूँ। ठीक है, उमर और हमाद फर्स्ट वाला आप लोगों ने किया है। अभी सेकंड न्यूटन रैफसन के लिए इसको चेंज कर लें। मॉडिफाई कर लें इसी को तो आपका न्यूटन रैफसन के लिए बन जाएगा।
ठीक है, सबने जो है वो इसका मतलब सबको समझ आ गया न्यूमेरिकल, इसलिए जल्दी आप लोगों ने सबने कोड डेवलप कर ली। तो लैब फिर मैं एंड कर देती हूँ, बस एंड करने से पहले और बाकी जो भी लोग रह गए हैं वो मुझे सेंड कर दिएगा ताकि मैं उनकी फिर परफॉर्मेंस के मार्क्स जो है वो अपने पास नोट कर लूँ। अच्छा, इसके अलावा एक काम और ये करिएगा कि जो भी आपके पास लैब मैनुअल सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है उसके अंदर अपने आउटपुट्स जो हैं वो आप जो भी 3 या 4 लैब्स रह गई हैं वहाँ पर उसको अटैच करके अपने पास एक फ़ाइल बना लें। VLE पे मैं हो सकता है फिर वहाँ पे जो है वो आप लोगों से सबमिट करवाऊँ, तो मैं एक साथ ही फिर लैब्स वो वाली सबमिट करवाऊँगी जो आप लोगों ने ऑनलाइन की होगी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और थी जो मुझे बतानी है आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी मैं VLE पर ही अपलोड कर दूँगी और उसका जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ईद के बाद तक का। ठीक है, वो भी ग्रुप्स की फॉर्म में आपको करनी है। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी जो है वो इसी तरह से होती है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सा जो है वो गिवन होगा, मतलब उसमें स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा गिवन नहीं होंगी, कुछ कुछ गिवन होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करना है ई-टैप से। ठीक है, ई-टैप आप लोग सब कर चुके हैं क्योंकि फिज़िकल क्लास में, तो अब आप जो है वो उस पर डेवलप कर सकते हैं कोई भी सिस्टम। तो उस पर आपको एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना है और फिर उसको रन करना है। उसके अंदर जो भी एरर्स इंट्रोड्यूस होंगे उन एरर्स को आपने रिमूव करना है और कोई सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने लैब में देखे थे कि हम एरर्स जब भी आते हैं तो हम क्या चीज़ें जो है वो चेंज करते हैं, या जो भी एरर जिस भी कंपोनेंट के अंदर आ रहा होगा उस कंपोनेंट की आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं तो आपके वो एरर्स रिमूव हो जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह की एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, वो मैं VLE पे अपलोड कर दूँगी और उसका टाइम भी मैं जो है वो 2 वीक्स या 3 वीक्स में देख लूँगी, क्योंकि फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम भी होना है लास्ट वीक में, तो इस वजह से उससे पहले आपको वो सबमिट करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जिस तरह आपने ओपन एंडेड सबमिट किए हैं उसी तरह से। फिर एक लैब नंबर 14 जो लास्ट लैब है वो भी ओपन एंडेड है। जब ये तीनों लैब्स हो जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को खुद से फिर मैं कुछ आपको जो है वो ओपन एंडेड के ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगी, क्योंकि अभी भी 1-2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने ओपन एंडेड का ऑब्जेक्टिव इस तरह का लिया है कि वो लैब ही लग रही है, तो लैब नहीं होनी चाहिए वो जो मैं करवा चुकी हूँ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ओपन एंडेड। ठीक है, तो वो लोगों को मैं रिप्लाई कर दूँगी ईमेल पर ही, वो अपनी लैब जो है वो चेंज करेंगे लैब नंबर 6। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपने पास जो है वो मेंटेन करके एक फ़ाइल बना के रखें ताकि जब भी मैं VLE पे आप लोगों से बोलूँ आप फ़ौरन सबमिट कर दें। जैसे ये लैब है, अब ये लैब आपकी हो गई कंप्लीट, आपको अलग से अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही इसका टास्क था न्यूटन रैप्सन वाला, तो वो आप जो है सॉफ्ट कॉपी के अंदर इसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो लगा के अपनी फ़ाइल रेडी रखें। और ये जो 2017 वाले बैच के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी जो है वो मेक श्योर करें कि खुद से जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जो फाइनल होगा उसमें मुझे सब पता चल जाएगा। अगर आप अभी मुझे कॉपी करके सेंड कर भी रहे होंगे तो फाइनल के जो भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे मैं उन्हीं को देख के फिर आपकी परफॉर्मेंस के मार्क्स भी दे रही हूँगी। ठीक है, क्योंकि फाइनल में ही पता चल रहा होता है कि किसको कितना आता है। तो जिन्होंने खुद से लैब्स की होंगी सारी वही फाइनल में सही परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो कॉपी करके सेंड की जा सकती हैं लेकिन फ़ाइनल में कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कर लें सारी लैब्स की, और जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो वो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने टास्क 2 भी मुझे सेंड कर दिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दें कि मुझे कल जो है वो एक लैब लेनी है सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी की जो मुझे लैब करवानी है वो इसके आगे वाली ही लैब है, लैब नंबर 11। ठीक है,
क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो ईद वाला वीक आ जाएगा, तो उसमें फिर आपकी लैब नहीं हो सकेगी। तो अगर आप लोग कल ले सकते हैं, टाइम है आपके पास, कंफर्टेबल है, तो कल इसी टाइम ले सकते हैं आप लोग लैब। मैम कल 8 से 1 बजे तक क्लास भी है। नो मिस, कल बहुत मुश्किल है। आज भी सारी चीज़ें ऑफ कर दी हैं लैब की वजह से। कौन सी सारी चीज़ें ऑफ कर दी हैं आप लोगों ने? मिस पता तो है आपको। एक ही दिन की बेटा बात है, वो भी मुझे मजबूरी में लेनी पड़ रही है लैब इस टाइम, वरना मैं सुबह ही लेती, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे इस टाइम पे रखनी पड़ी। ठीक है, तो इसलिए अगर चलें कल नहीं ले सकते आप लोग तो फिर मैं देख लूँगी। ईद के बाद फिर जो लैब होगी हो सकता है फिर मैं उसमें आप फिर 2 लैब्स ही मुझे करवानी पड़े। ठीक है, क्योंकि सेशन का पता नहीं है, लास्ट वीक जो मई का होगा उसमें फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा लैब का, और फिर आपके फ़ाइनल थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे, तो इस वजह से मुझे जल्दी कंप्लीट करानी है। लेकिन चलें ठीक है, अब रमज़ान भी है तो मैं कर देती हूँ आप लोगों को ऐसे। लेकिन फिर ये चीज़ें फिर आप लोग जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी वगैरह है वो सब जो है वो अपनी फिर कंप्लीट करके रखिए, ताकि आखिर में जो लैब्स हमें करनी हो वो हम जल्दी जल्दी उसको कर सकें। ठीक है, ईद के बाद फिर आप लोग बोल रहे हैं ना, तो ईद के बाद में हो सकता है एक वीक में ही फिर 2-2 3-3 करवा लें। ठीक है, अटेंडेंस के लिए जो है वो रोल कॉल अपने बोल दें ताकि मैं अपने पास नोट कर दूँ। रुक जाए बेटा, जब मैं बोलूँगी तब बताइएगा। ठीक है, जहाँसेब। यस मैम। ठीक है, 06 6 ठीक है, ठीक है। आकिब। 21 ठीक है, आदिल। 10 अंजल। आयशा। हमाद। क्या हो गया बेटा, कहाँ चले गए सब? यहीं पर है मिस। सरमद। प्रेजेंट में रोल नंबर क्या है सरमद? 17। 17। ठीक है, इम्तियाज़। इम्तियाज़ आपकी सिर्फ जो है वो अटेंडेंस लगेगी, आउटपुट कोई भी आपने सेंड नहीं किया। किरण। किरण आपका आपने कर दिया आउटपुट सेंड? एक तो मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं है। बिलाल। मोहसिन अली। हाफिज राव। ठीक है, और कौन रह गया है? आज़ान, मोहम्मद आज़ान। यस मैम, प्रेजेंट। मोहसिन अली 37। ठीक है, मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद अजान प्रेजेंट मैम। मैम अजान। आज़ान रोल नंबर क्या है? मैम रोल नंबर 19। ठीक है, 19। फैज़ान 4। मिस रोल नंबर 16। 16 हाँ लगा दिया आपकी। मोहम्मद जाफ़र और एक 31 ने भी कहा था। ठीक है, मैम मोहसिन अली 37। हो गई आपकी। मिस मोहम्मद तैयब 25। तैयब। 34 34 निहाल। और जो भी रह गए मोहम्मद साद। 15 मैम।
आपका क्या है? 32? ठीक है, जो भी फिर रह जाए मुझे बता दिएगा। 29 मोहम्मद उमर। मैम मेरी वही मैम रोल नंबर 8 8 कौन है? शहबाज। शहबाज। रोल नंबर 15 मैम। ठीक है, 15 और This सलमान 33 रोल नंबर 7। ठीक है, मुदस्सिर This 33 33 सैफ। मैम 37 मैम मोहसिन अली। हो गई बेटा आपकी, कितनी दफ़ा लगाऊं मोहसिन? मैम 37 29 29 की भी हो गई है। मैम 21 21 आके। ठीक है, मैम 58 मेरे 58 4 लगा जी 4 लगा दिए मैंने। दिया मैम मिस। 36 36 कौन है? जाफर। मैम 58 58 हो गई। मैम 15 हो गया। 15 हाँ हो गई। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे आउटपुट सेंड किए हैं वो अपने रोल नंबर भी उस पर लिख दें। कुछ बच्चों के रोल नंबर्स तो मेरे वो नेम्स तो सेव है मेरे पास, और बाकी जिनके नहीं है वो ज़रा अपना रोल नंबर के साथ मुझे बता दिएगा ताकि मैं लिख सकूँ। मिस ठीक है फिर। हाँ बोलिए। मिस रोल नंबर 19 मुइस की मैम लाइट चली गई है तो उन्होंने मेरे कॉल की है। मोइस अटेंड कर रहे थे? यस मैम। मैम मोइज का 18 है, मेरा है 19 तो। मोइस का सॉरी 18 18 है। मैम। अच्छा ओके मैम। मेरा 19 मेरा है मैम। ठीक है, और 20 नहीं है जाहिर? ठीक है, सही है। तो मैं एंड करती हूँ फिर मीटिंग। बाकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँगी, जिसको कंफ्यूजन हो दोबारा से वो उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। VLE के ऊपर जो आपकी थ्योरी क्लास है वहीं पे ही मैं अपलोड कर दूँगी।